नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम यशवंत प्रजापति है और आपका आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं जो हम सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आपको इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। यह सिर्फ हमें मिर्च की फसल के लिए, अन्य किसी फसल पर भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ वह है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस एनपीके। अगर हम इसका मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो हम मार्केट से जो हज़ारों रुपए की ग्रेड खरीद कर ला रहे हैं और हमारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है या नुकसान हो जाता है, कभी रिजल्ट मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के हम अनचाहे खर्चे को बचाकर सही दिशा में खर्च करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसी विभिन्न पूरी जानकारियों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही विभिन्न जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं तो इम्पोर्टेंट तो हमारा है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एनपीके क्योंकि मार्केट से हमको जो ग्रेड मिलती है, कई सारी ग्रेड मिलती है, हमें पता नहीं होता है कि कौन से समय पर पौधे को एन देना है यानी नाइट्रोजन देना है, कौन से समय पर पौधे को फास्फोरस देना है, कौन से समय पर पौधे को पोटास देना है। अगर हमें ये पूरा समझ में आ जाए कि पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता कब है, पोटास की आवश्यकता कब है, फास्फोरस की आवश्यकता कब है, तो हम हमारे खर्चों को कई हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और हमारे उत्पादन की जो क्षमता है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, दोनों को बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको इसके साथ में देना चाहूँगा कि अगर पौधे को एक समुचित विकास चाहिए, जड़ों से लेके टॉप तक, यहाँ तक पौधे को जितना भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, टोटल 17 होते हैं। 17 पोषक तत्वों में आपका पूरा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि 17 पोषक तत्व क्या है, लेकिन ज़्यादा पोषक तत्वों के बारे में अगर हम पूरे पोषक तत्वों की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, यह एक बेसिक जानकारी है, हम कोई साइंटिफिकली आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चर्चा करेंगे ताकि आप किसान भाइयों को काफ़ी आसानी से समझ में आ सके। अगर आप साइंटिफिकली पूरे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम एकदम बेसिक जानकारी की बात करेंगे। तो जैसे मैं 17 पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 17 पोषक तत्वों की आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 17 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो 17 पोषक तत्व है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फसल को ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, मैक्रो, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि फसल को काफ़ी कम मात्रा में लगते हैं, 0.01% से भी कम मात्रा में जो लगते हैं वो माइक्रो कहलाते हैं, इससे ज़्यादा जो लगते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो अभी इनमें माइक्रो और मैक्रो की कैटेगरी में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो तत्व जो होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो है जो पौधे वातावरण से यानी कि हवा और पानी 2 चीज़ों से लेते हैं, जिसमें हमारा आएगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको पौधे को देने की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे ऑटोमेटिक वातावरण से यानी वायुमंडल से और पानी से ले लेते हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब बाकी जो बचे 6 तत्व जो कि मैक्रो में ही आते हैं लेकिन हमको उन्हें पौधा मिट्टी से लेता है, उसमें क्या आएगा आपका एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी कि फास्फोरस, के यानी कि पोटास, इसके साथ में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये जो 6 तत्व हैं पौधे को हमें मिट्टी के माध्यम से देना होता है। अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है तो पौधा ले लेगा, अगर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें अलग से इसको मिट्टी के माध्यम से देना पड़ता है। ये तो था आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट। इसमें क्या आया, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बाद में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये आपके हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9। इसके बाद में जो बचे हैं 8 वो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी हमारे पौधे को काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट में कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट मिलते हैं चिलेटेड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 0.01%, ऐसे बहुत कम मात्रा में। तो हमको उनका उपयोग भी करना रहता है समय समय से। अभी ये तो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधा मिट्टी के माध्यम से ही लेता है। इस कैटेगरी में 8 तत्व रखे हैं, जिसमें बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, निकल
और जिंक, ये 8 माइक्रोन्यूट्रेंट की कैटेगरी में ये 8 तत्व आते हैं। तो अभी हम समझते हैं, ये तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल 17 पोषक तत्व, मैक्रो में आ गए आपके 9, माइक्रो में आ गए आपके 8 और 9 टोटल मिला के होते हैं 17 पोषक तत्व। अब इन 17 पोषक तत्वों के माध्यम से हमारा पौधा समुचित विकास करता है। नीचे जड़ों से लेके लास्ट उत्पादन फूल एवं फलों तक की पूरी जो प्रोसेस होती है इन 17 तत्वों के माध्यम से पूरी हो जाती है। अब अगर इनमें से एक भी पोषक तत्व की पौधे में कमी होती है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा उत्पादन में इफेक्ट आएगा, या फिर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, या पौधे में पत्तियां पीली पड़ेंगी, या फूल फल की क्वालिटी कम होगी। इससे कुछ भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा सभी के सभी 17 पोषक तत्वों को। जैसे लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था इस पे वायरस और लीफ कर्लिंग के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जब पौधे में ये पत्तियां हो जाती है तो इसमें हमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और पौधा वापस से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्लोरोफिल एक मुख्य घटक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो मैं अभी लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, और इन जो 17 पोषक तत्व हैं इसमें से कौन सा तत्व है जो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपके यहाँ भी लीफ कर्लिंग है और आप लीफ कर्लिंग को कम करना चाहते हैं और पौधे की ग्रोथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो किसान भाइयों, जैसे अभी हम शुरू में चर्चा करी थी हमने एनपीके के बारे में कि पौधे को कौन सी समय पर कौन सी अवस्था पर नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, फास्फोरस ज़्यादा लगता है या पोटास ज़्यादा लगता है। तो शुरुआत अगर हम करते हैं नाइट्रोजन से। देखिए, वैसे तो पूरे पौधे को पूरे जीवन काल में ये सब तीनों तत्व बराबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगते रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मात्रा में कब लगता है। वैसे तो किसान भाइयों, पौधे को विकास के लिए पूरे 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरे जीवन काल में होती है, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने आपको बताया था 9 पोषक तत्व जो पहले बताए थे, उसमें से भी जो मुख्य रोल है एनपीके का है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो कि पौधे के समुचित विकास में कहीं ना कहीं लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक पौधे में सहायक होते हैं। और इन तीनों का कुछ न कुछ मात्रा में, कभी नाइट्रोजन ज़्यादा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि फास्फोरस पोटास नहीं देना है, कभी फास्फोरस ज़्यादा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और पोटास नहीं देना है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको मैनेजमेंट करते आना चाहिए, कौन से समय में नाइट्रोजन ज़्यादा लग रहा है, कौन से समय में फास्फोरस, कौन से समय में पोटास। अगर हमने ये चीज़ समझ ली तो मार्केट से जो हम हज़ारों रुपए का खर्च कर रहे हैं और वो हमारा वेस्ट हो रहा है, वो आपका पैसा भी बचेगा, और आप घर के जो खाद रखे हैं आपके, उससे ही आप एनपीके का ग्रेड बना के आप आपके पौधे का समुचित विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो मुख्य रोल है पौधे में, उसका काम यह है कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ करना, यानी कि पौधे को हाइट देना, पौधे में नई पत्तियों का विकास करना एवं नई शाखाओं का विकास करना, यह मुख्य काम है नाइट्रोजन का। और पौधे के अंदर ग्रीनरी बना के रखना, ग्रीनरी एकदम हरा भरा पौधा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे से कर पाएगा और पौधा ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ देना। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या आएगा, पौधे की पत्तियों का विकास, शाखाओं का विकास एवं संपूर्ण विकास पौधे का हम बोल सकते हैं। यह है नाइट्रोजन का मुख्य काम। अभी इसके बाद में अगर हम बात करें फास्फोरस की, पी की, तो फास्फोरस क्या करता है, पौधे के अंदर देखिए जो ये पौधे में शाखा निकल रही है, इसके अंदर जो लकड़ी बनती जाएगी, पौधे के अंदर जो लकड़ी बनती है ना, उस लकड़ी को मजबूत करना, पौधे को ठोस करना, जिसके कारण पौधा खड़ा रह सके, यह काम मुख्य है फास्फोरस का। इसके अलावा तो फास्फोरस आपके फूल फल एवं जड़ों के विकास में भी काफ़ी अच्छे से मदद करता है और पौधे में और भी काफ़ी सारे अच्छे काम करता है। लेकिन मैं जो मुख्य काम है उसका वो बता रहा हूँ आपसे। इसके बाद में जो पोटास आता है, एनपीके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पोटास, तो पोटास देखिए ये जो फूल एवं फल है, फूल एवं फलों को लाना, फूल फल की शाखाओं का विकास कराना और इनको सेट करना और फूल फलों को पोषित करना, यह मुख्य काम है पोटास का। पोटास आपके फलों के साइज पर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, इनकी शाइनिंग पर भी काम करता है। इसके अलावा ये जो तीनों तत्व है कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं और पौधे के समुचित विकास में काम आते हैं। ये जो एनपीके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन कब देना है। जैसे जब आपने पौधे का रोपण किया है खेत में, उस समय जब पौधे को आपको बड़ा करना है, हाइट चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, उस समय हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रखनी है। उसके बाद में उसके साथ में आपको फास्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी सी कम रखनी है। अब जैसे मिडिल अवस्था आती है, उस समय हमें पौधे को मजबूत करना है, उसे जल्दी खड़ा करना है, जड़ों को जमाना है, उस समय हमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखनी है, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा
कम रखनी है। ऐसे ही जब हमें पौधे पर फूल एवं फल सेट करना है, माल लगाना है, उस समय हमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम रखनी है और उसके बाद में पोटास की मात्रा ज़्यादा रखनी है। जैसे आप मार्केट की अगर ग्रेड की बात करो तो सबसे पहले जब हम पौधे को रोपण करते हैं, खेत में लगाते हैं, उस समय हम पौधे को क्या देते हैं, 19-19-19 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों बराबर मात्रा में देते हैं। वैसे ही फिर जब हम थोड़ा सा पौधा हमारा विकास करने लगता है, बड़ा होने लगता है, उस समय हम उसको क्या देते हैं, 12-61-0 नाइट्रोजन कम कर दिया, 61% फास्फोरस कर दिया और पोटास को 0 कर दिया। ऐसे ही विभिन्न ग्रेड का हम धीरे धीरे उपयोग करते जाते हैं, जिसके कारण हमारे पौधे का विकास होते जाता है। लेकिन अभी मार्केट में इतनी सारी ग्रेड आती है कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी जब ये सिस्टम मैंने आपसे बताया है, इसके माध्यम से आप थोड़ा सा इसको समझिए कि कौन से तत्व की पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मार्केट से आपको ग्रेड खरीदना भी आसान होगा। और अगर आप अपने घर में भी चाहें तो आप ग्रेड बना सकते हैं। आपके पास नाइट्रोजन की फॉर्म में घर में यूरिया रहता है, पोटास की फॉर्म में आपके पास घर में वाइट कलर का जो पोटास है, वाइट कलर का, वो आपको उपयोग करना है, सफ़ेद कलर का। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए आपको मार्केट में अलग से तत्व मिल जाते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड है, या फिर हम जो घर में डीएपी उपयोग करते हैं खेतों में, हमारे डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी में भी फास्फोरस होता है। आप बेसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, ड्रिप से चाहते हैं तो फास्फोरिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। और भी अन्य तत्व जो फास्फोरस के नाम से मार्केट में मिल जाएंगे, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप ग्रेड बनाकर आपका खर्च कई हद तक कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो था आपका एनपीके का मैनेजमेंट। बाकी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पौधा वातावरण से लेता है। अब बचे हमारा कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये तीनों तत्व भी हमको ज़मीन के माध्यम से देने रहेंगे। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट, जो साबुदाने जैसा एक खाद होता है, कैल्शियम नाइट्रेट, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में सल्फर भी आपको मार्केट में अलग से मिल जाता है, मैग्नीशियम भी आपको अलग से मिल जाता है। तो आप इनका भी मैनेजमेंट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे सल्फर की अगर बात करूँ तो 1 किलो प्रति एकड़ की दर से, अगर अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं तो। मैग्नीशियम 3 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट भी 3 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इनका कम से कम 15 दिन में एक बार तो आपको उपयोग करना ही चाहिए। ये जो तीनों पोषक तत्व जो बाद में मैंने बताए, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। बाकी एनपीके का तो आपको समय समय से उपयोग करते ही रहना है। और बाकी जो बचे हैं 8 माइक्रोन्यूट्रेंट, जिसमें बोरान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे फूल एवं फलों को टिकाना और उनका विकास कराना। जैसे ये कली अभी यहाँ पर आई है, ये देखिए, ये जो कली है अभी अगर ये पीली पड़ के गिर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि बोरान की कमी है हमारे पौधे में। तो ये फूल फलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो पाउडर फॉर्म में बोरान होता है, आप उसका भी उपयोग कम से कम 15 दिन, या नहीं 15 दिन तो 1 महीने में एक बार तो आपको उपयोग करना ही चाहिए बोरान का। इसके बाद में बाकी जो बचे माइक्रोन्यूट्रेंट जितने भी हैं, आप 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 15 दिन या महीने भर में एक बार जरूर उपयोग करें, ताकि आपका पौधा संतुलित आहार लेता रहे और उसको सारे पोषक तत्व मिलते रहें। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है किसान भाइयों, इससे जुड़ी अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि हम और इससे जुड़ी हुई वीडियो आगे और बना सके। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि कर्लिंग और वायरस के कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो मैंने आपसे बताया था कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो होता है आपका जो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा सकता है, वो है जिंक जो 39.5% में पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप उसका उपयोग करेंगे तो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा जो क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीज, अगर आप मैग्नीज का उपयोग भी करते हैं तो उससे भी आपके पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। तो मैग्नीज बेस पे मार्केट में आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनमें लिक्विड में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट के नाम की, तो मनस्या मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट आता है मेपासोल में मैग्नीज होता है। इसके बाद में और कई ऐसी कंपनियां हैं जो एनपीके और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट लिक्विड फॉर्म में बनाती है, जिसमें वो अलग से भी मैग्नीज और 2-3 तत्व जो इम्पोर्टेंट होते हैं पौधे के लिए ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, या फिर पौधा कभी उन तत्वों का लॉस कर देता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो उन्हीं स्पेशल तत्वों के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाती है, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके पौधे में जिस तत्व की ज़्यादा कमी है आप उसकी पूर्ति कर सकें और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी ही विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि कौन से तत्व से कौन सी कमी होती है हमारे पौधे में, उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।